दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। जब हम किसी क्राइम से जुड़ी फिल्म को देखते हैं या खौफनाक किसी घटना के बारे में सुनते हैं तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, वो पुलिस अधिकारी जो इस घटना को नज़दीक से देखते हैं, जो इसकी जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा होता है। यकीन मानिए जो खाकी वर्दी होती है वो सिर्फ जांच करने वाली एजेंसी नहीं होती, बल्कि उनके भीतर न जाने कितनी अनकही कहानियाँ छुपी होती हैं। ऐसी ही एक खाकी शख्सियत हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है और मैं स्वागत करूंगा जबलपुर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपसे हमने बहुत सारी बातें की। इसके पहले भी जब भी मुलाकात हुई, इसके पहले आप जबलपुर में रहे और देवास में रहे, सिंगरौली में रहे। एक बार आपने चर्चा के दौरान ये बताया था कि 5 लोगों का मर्डर एक एक करके, और उसमें आप लोगों ने जिस तरह से जांच की थी वो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि किस तरह की घटना थी, ताकि वो भी समझ सकें कि पुलिस की अपनी दिक्कतें क्या होती हैं और पुलिस किस तरह के मानसिक तनाव से भी गुजरती है जांच के दौरान। वर्ष 2021 में जब मैं देवास एडिशनल एसपी रूरल के पद पे पोस्टेड था, तो हमारा एक दूरस्थ जो नर्मदा का नाभि स्थल कहा जाता है और थाना नेमावर है वो एरिया। तो थाना नेमावर से एक सूचना आई थी कि 5 लोग, एक महिला जो है वो अपने 2 बेटियों, एक बहन और उनका एक छोटा लड़का, उसके समेत वो गायब है और इसको गुम इंसान के रूप में दर्ज कर थाना प्रभारी के द्वारा एक रूटीन इसकी जांच की जा रही थी। लेकिन जब कुछ दल के लोग सक्रिय हुए और ये सभी जो थे 5 आदिवासी थे और अचानक ये गायब हो गए थे। इसमें जो एक लड़की थी उसका लगातार उसके मोबाइल से उसमें इंस्टा पे पोस्ट डला करता था कि मेरा पीछा मत करो और मैं स्वतंत्र हूँ और मुझे मेरी माँ के साथ जीने दो। और इस तरह से ये कुछ खंडवा में तो कभी इंदौर की किसी जगह से इस तरह का मैसेज होता था और जैसे ही हम टीम भेजते थे तो ये मोबाइल बंद हो जाता था। जब इसको बड़ी संजीदगी से इसकी जांच शुरू की गई और मैं इसमें जब डूब के इसमें इसकी तह तक पहुंचा तो कहानी कुछ इस तरह से सामने इसमें आई थी कि इस परिवार में जो एक लड़की थी उससे एक नेमावर के ही एक लड़के का उससे पहले अफेयर था। बाद में इस लड़के की जब कहीं और शादी लग गई तो इस जो मृतक लड़की है इसने कहा कि उसने इंस्टा में पोस्ट डाल दिया उसकी मंगेतर के खिलाफ। अब तब ये लड़का क्षुब्ध हो गया और इसने पूरी योजना बनाई और अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर न केवल इन्होंने बारी बारी से उन 5 की हत्या की थी, वरन 5 लोगों को 18 फीट नीचे गड्ढे में, जो कि एक अपने खेत में उसने लोगों को ये कहकर कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, और ट्रांसफार्मर में लगभग 12 फीट से ज़्यादा गड्ढा होता है। इसके बाद भी उसने पहले जेसीबी से गड्ढा करा के और फिर 4 लोगों को 15 दिन तक उसमें 18 फीट तक गड्ढे कराकर, और जिस दिन इसने 5 को बारी बारी से मारा तो उस गड्ढे में दबा दिया था। और जब ये एक हमने बॉडी को निकाला तो हमारी रूह कांप गई थी। और इस पूरी घटना में 1 महीने तक लॉ एंड ऑर्डर चला था और इसमें जितने भी आदिवासी संगठन के आयोग के लोग हैं, गोंडवाना दल, जयस संगठन, उसने इसमें बहुत भारी आक्रोश आंदोलन किया था। लेकिन हमारी सूझबूझ, पुलिस की एक टीम वर्क और लोगों के सहयोग से इसमें आरोपी भी सब ट्रेस हुए थे और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया भी गया था और अच्छी इसमें एक कार्रवाई हुई थी जो मन को हमारी कभी कभी झकझोर देती है। एक बात समझ में नहीं आती कि उसने गड्ढा पहले से खोदा, इसका मतलब उसकी प्लानिंग थी, पहले से सुनियोजित तरीके से उसने ये काम किया। हाँ, उसकी पूर्व से सुनियोजित प्लानिंग थी। लेकिन चूंकि गांव में वो नेमावर पूरा खेती वाला इलाका है और 3 फसल वहाँ लेते हैं, नर्मदा नदी से लगा हुआ है, और उसने कहा कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगेगा तो वो लोगों का ध्यान अमूमन, चूँकि वहाँ लगातार खंभे ट्रांसफार्मर लगते रहते हैं, तो उसने पूर्व प्लानिंग की थी और उसके बाद उन्होंने 4 लोगों से मिलकर उसमें गड्ढा भी और एक्स्ट्रा गड्ढा कराया था। अच्छा, आपने बताया कि वो इंस्टाग्राम में लगातार पोस्ट डाली जा रही थी मृतक लड़की के इंस्टाग्राम से, तो थोड़ा उसे हमारे दर्शकों के लिए बताइए सरल तरीके से, ताकि वो समझ सके थे किस तरह से वो गुमराह कर रहा था। अब गुमराह करने का ये कारण था कि वो जो जिसके मोबाइल थी वो लड़की तो मर चुकी थी, वो तो गड्ढे के भीतर उसने दबा दिया था। तो अपने एक दोस्त को, वहीं पास में हरदा जिले का एक गाँव था,
वहाँ से उसने अपने जो मुख्य आरोपी था सुरेंद्र, उसने अपने एक दोस्त को वो सिम दे दिया और उसको कहा करता था कि तुम खंडवा जाके, इंदौर जाके इस तरह से रात में पोस्ट डाल देना, ताकि पुलिस और उसके घर वाले ये समझे कि लड़की जिंदा है और अपने माँ समेत जिंदा है, और वो बार बार ये कह रही है कि हमारा पीछा मत करो, हम लोग अपना स्वतंत्र परिवार जीने के लिए बाहर निकल गए हैं। और हमें भी ये लगता था कि लड़की जब पोस्ट डाल रही है तो वो अपने परिवार के साथ किन्हीं कारणों को लेकर नेमावर छोड़कर चली गई है, यहाँ किराए से रहती थी और अपना स्वतंत्र जीवन जी रही होगी। और चूंकि उसके परिवार वाले लगातार दबाव डाल रहे थे, तो भी हम उनको बोलते थे कि भाई लड़की तो पोस्ट डाल रही है, तो उनके परिवार वाले कहते थे कि सर हम ऐसा पोस्ट वो नहीं डाल सकती। तो वो जो पोस्ट डालने वाला लड़का था वो आरोपी एक और एक्यूज्ड था, जो उसकी सिम से जाकर खंडवा से एक पोस्ट डालकर और फिर रात में आकर यहाँ अपने नेमावर के पास ही उसका गांव था हरदा जिले में, वहाँ वो सो जाता था। और इस तरह से लगातार उसने 47 डे तक हमको छकाया, लेकिन अंत में 47 डे में हमारी सूझबूझ से और पूछताछ से और पूरी टीम वर्क से ये घटना जो है उजागर हुई थी। अच्छा, 5 हत्याएं क्या एक ही बार में या एक एक करके किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया था? वो घटना वाले दिन जो मुख्य आरोपी सुरेंद्र जो है वो अपने भाई के साथ वहाँ था, और सबसे पहले वो जो जिस लड़की को चाहता था उस लड़की को बुलवाया, तो वो अपनी बहन के साथ स्कूटी में आई और उसने सबसे पहले जिसको चाहता था उस लड़की को मौत के घाट उतार कर और उस लड़की से ये बोला कि तुम्हारी बहन मान नहीं रही है, जाओ अपनी माँ को लेके आओ। और फिर वो लड़की अपनी माँ को लेके आई, फिर बहन को लेके आई और लास्ट में वो जो छोटा भाई था उसको लेके आने को बोला, और बारी बारी से उसने ये लोग मौत के घाट उतार के और उसको उस गड्ढे में डाल के और आखिरी में उस गड्ढे को पाट दिए थे। और चूँकि उस समय बरसात का भी समय आ गया, तो पाटने के बाद वहाँ ऊपर उसने मूंग की फसल बो दी थी और मूंग के फसल बड़े बड़े हो चुके थे। शर्मा साहब, घटना के बाद उस गड्ढे तक पुलिस कैसे पहुंची? इसमें जब लगातार विवेचना चल रही थी तो फिर हमने जो मुख्य आरोपी था वो तो कुछ बता ही नहीं रहा था, तो हमने जो उसके काम करने वाले लोग हैं उससे पूछताछ की। तो काम करने वाले लोगों से जब हमने कड़ाई से और हिकमत अमली से पूछताछ की, तब उनने बताया कि एक गड्ढा जो खोदा गया है वहाँ इन लोगों को मारकर उसने गड़ा दिया है। और फिर हम तत्काल पूरा जेसीबी लेकर और पूरा फोर्स लेकर जब उस गड्ढे तक पहुँचे, तो 12 फीट तक जब हमने खुदाई की तब तक हमको कुछ वहाँ नहीं मिला। तो हमें लगा कि ये लड़का, इसका जो नौकर है वो झूठ बोल रहा होगा, और फिर हमने उसने कहा कि नहीं सर खोदिए, यहीं कुछ निकलेगा। और फिर हम और खोदते गए, 18वें फीट पे हमें एक पंजा निकला हुआ दिखाई दिया, और फिर हमारी रूह कांप उठी और फिर बारी बारी से हमने 5 लाशों को बाहर निकाला और एसपी को जो देवास में बैठते थे उनको हमने पूरी घटना की जानकारी दी। उनने पूरा फोर्स दिया, डीआईजी आईजी साहब को सारी जानकारी बताई गई। और चूँकि ये 5 आदिवासियों की हत्या का मामला था तो इसको बड़ी संवेदनशीलता और संजीदगी से लेते हुए तत्काल विशेष वाहनों से इनको पोस्टमार्टम हेतु इंदौर भिजवाया गया। और इसके बाद पूरी कार्रवाई हुई, जिसमें कई संगठनों ने उस पूरी घटना के दिन चक्का जाम किया और आरोपियों को पकड़ने की बात कही, और हमने रात में ही जो मुख्य आरोपी थे उसको राउंड अप कर लिया था। ये हमारी जीत थी कि हमने इतने जघन्य कांड के जो मुख्य आरोपी था उसको रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया था। तो शर्मा साहब, जब आरोपी आपके सामने आया तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या उसको अपने किए पर पछतावा था या फिर वो बेखौफ था? चूँकि आरोपी कई बार जो गुम इंसान की जांच के दौरान उसको हमने पूछताछ के लिए जो हमारे तत्कालीन विवेचक थे वो बुला चुके थे, तो वो घटना से अपने आप को जोड़ा ही नहीं था और इनकार कर चुका था। लेकिन जब हमको उसके नौकर के थ्रू क्लू मिला और जब उसको रात को पकड़ा, तो भी उसको ये एहसास नहीं था कि वो लाशें हमें मिल गई है, क्योंकि उसे लगा था कि 18 फीट में दफना देने के बाद जो है पूरा साक्ष्य मिट जाता है और पुलिस उस तक नहीं पहुँचेगी। और एक दूसरे थाने में ले जाकर जब उसको हमने बताया और हमने जब फोटोग्राफ दिखाए, तब उसकी भी रूह कांप उठी और फिर उसने सिलसिलेवार ये पूरी घटना के बारे में बताया कि उसने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, कौन कौन दोस्तों का सहारा लिया और कैसे ही उसने उसकी सिम को अपने दूसरे दोस्त के माध्यम से वो जो कोई साउथ की फिल्म देखा था और उस फिल्म के आधार पर वो सोचा था कि उसकी सिम से वो उस लड़की को जिंदा रखे ताकि उसके घर वाले और पुलिस भटकते रहें और घटना जो है उस तक हम ना पहुंच सके और ये चीज़ जो है वो दफन होकर रह जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई भी चीज़ अगर अपराधी ने अपराध किया है तो एक दिन उजागर होता ही होता है। अच्छा, मैंने देखा कि ज़्यादातर आरोपी जो हैं फिल्मों से प्रभावित होते हैं या कोई ऐसा क्राइम पेट्रोल जैसे जो सीरियल आते हैं उनसे बाद में जब पुलिस पूछताछ करती है तो ये पता चलता कि वो उससे ये आइडिया वहाँ से लिया था।
तो इस तरह के और भी कई मामले हुए होंगे आपकी नज़र में? हाँ, ऐसे कई मामले आते हैं जिसमें वो जो टीवी में क्राइम सीरियल आता है उससे प्रभावित होकर कई ऐसे जो फिल्म आते हैं जिसमें कैसे हत्या करने के बाद किस तरह से बचाव किया जाता है, ऐसे फिल्मों को देखकर घटना को कारित करते हैं। और ऐसे कई हमने विवेचनाएं की है, पूछताछ की है, जिसमें इन सब बातों का खुलासा होता है और उल्लेख मिलता है। एक बॉलीवुड फिल्म आई थी धूम, उसमें भी बैंक डकैती जैसा कुछ दिखाया था। और अभी कुछ दिन पहले जबलपुर ज़िले के खितौला में एक बैंक डकैती हुई थी, वो उसके बारे में बताएं। हाँ, वो एक बहुत ही चैलेंजिंग घटना थी। अचानक करीब 9 साढ़े 9 के आसपास कंट्रोल रूम से मेरे पास फ़ोन आया कि टीआई खितौला ने बताया है कि बैंक में डकैती हो गई है, कुछ सोना ले गए हैं। प्रथम दृष्टया जब कोई सूचना आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि घटना सामान्य होगी, लेकिन जब थाना प्रभारी अंदर घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचती है और वो बताती है कि सर इस यहाँ करीब 15 किलो लगभग सोना ले गए हैं, तो उसके बाद तत्काल मौके पर हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसपी, डीआईजी, आईजी सर पहुंचते हैं और मैं भी मौके पर होता हूं। और वहां पर तमाम मीडिया और सब सिहोरा के वो लोग जिनका सोना वो इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में जिनने गिरवी रखे थे, वो सारे लोग उपस्थित हो जाते हैं। और इसी बीच हम सीसीटीवी भी देख रहे हैं और वहाँ पर का पत्रकार चाहते हैं कि उनको हम बाइट दे दें। और इसी बीच अचानक एक क्लू मिलता है कि जो लमकना रोड है वहाँ पे इस बैंक में काम करने वाले चौकीदार का मोबाइल किसी व्यक्ति को मिलता है। तब हम उस चौकीदार से पूछताछ करते हैं, तब वो बताता है कि एक बदमाश उसके मोबाइल को जेब में रखकर चला गया था। और वहाँ से हमें ये स्पष्ट क्लू मिल जाता है कि ये लमकना रोड में भगे हैं, जो कि हाईवे से जो है वो गांव तरफ जाने वाली रोड है। फिर तमाम टीमें हम लगाते हैं और तब जाकर ये पता चलता है कि पिछले 1 महीने से इंद्राना कस्बे में किराए के घर लेकर रह रहे हैं और अपने आप को लोन बांटने का कर्मचारी बताकर वहाँ सुबह से निकल कर और रात तक इस तरह से रेकी करते थे। और अंततः उनने इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक खितौला को डकैती के लिए चुना। और ये भी कई बैंक उनने देखे थे, लेकिन इस पूरी घटना को केवल 17 मिनट में अंजाम देकर मतलब फिल्मी स्टाइल से भी ज़्यादा तेज स्टाइल से ये बदमाश भागे थे। हालांकि मामला पूरा ट्रेस हो चुका है और करीब हम लोग 8 किलो सोना हमने अभी जब्त भी कर लिया है और आगे इसमें सारे आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। जो इसके कुछ खरीदार हैं वो शेष हैं, जल्द ही उनको भी पकड़ लिया जाएगा। शर्मा साहब, सोशल मीडिया में भी आपकी जो है ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी आरोपी ने पकड़े जाने के बाद आपके साथ सेल्फी लेने की फरमाइश की हो? ऐसा जब मैं पूर्व में एसडीओपी सिहोरा था तो एक बहोरी बंद के इंजीनियर का मर्डर यहाँ हमारे खितौला क्षेत्र में कर दिया गया था। तो जो आरोपी था उसको हम गोसलपुर थाने, उस समय चौकी थी, रख कर पूछताछ कर रहे थे। तो उसको मैंने बोला कि वो नॉन वेज खाऊंगा और बहुत अच्छे से मैंने उससे बातचीत की और उसको 1-2 गाने भी मैंने सुनाए। और जब गाने सुनाने के बाद और जब उसके नॉन वेज खा लिया तो स्वयं आकर उसने बताया कि किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया था और सारी चीज़ें वो सिलसिलेवार बता दिया। तो ये सही है कि किसी एक न केवल 3rd डिग्री से नहीं वरन प्यार से, प्रेम से, और जब उसको विश्वास हो जाता है कि अब इनसे झूठ बोलकर कुछ होगा नहीं, हासिल होगा नहीं, तो सारी बातें आरोपी जो है वो प्रेम प्यार में भी उगल देता है और अपना जो जुर्म है वो स्वीकार कर लेता है। क्या बात है। बातचीत के सिलसिले को समेटते हुए मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जो अपराधी हैं या अपराध की राह में जो भटके युवा हैं, उनके लिए एएसपी सूर्यकांत शर्मा का क्या संदेश? मैं सभी जो भटके हुए लोग हैं जो अपराध की ओर चले जाते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। और आप अगर मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। और किसी भी मंजिल को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और कोई भी शॉर्टकट आपको जो है वो किसी बड़े संकट में फंसा सकती है। इसलिए जो जितने भी जबलपुर के युवा हैं वो मेहनत करें, अच्छा अपना परिश्रम करें, परीक्षाओं को दें और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हों। तो कांटों से घबराएं नहीं, वो किसी दिन भी आपके लिए फूल बन सकते हैं, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और हमसे अपने अनुभव भी शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुमन जी, धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थे एडिशनल एसपी जबलपुर श्री सूर्यकांत शर्मा जी, जो अपने अनुभव हमारे साथ आपके साथ शेयर कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।